हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दीक्षाज एजुकेशन हब। आज हम क्या करेंगे, मॉडर्न एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी कमीशन आए पर आए आफ्टर 1947। इससे पहले के लेक्चर ज़रूर देख लेना, बिकॉज उसमें हमने पढ़ा था जो बिफोर 1947 के कमीशंस आए थे रिलेटेड टू द मॉडर्न एजुकेशन। हम चार्टर एक्ट से शुरू हुए थे और 1944 के सर्जेंट एक्ट कमीशन तक गए थे। आज हम 1947 के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो 1948 से लेके 1949 के बीच में आया वो था राधा कृष्णन कमीशन। राधा कृष्णन कमीशन को यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन भी कहा जाता है और इसी से एक्ट निकल के आता है इन ईयर 1956, जिसके तहत यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जिसको आप बोलते हो वो एक्ट आ जाता है। तो ईयर 1956 में आता है यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। क्वेश्चन आ जाए कल को कि यूजीसी की फाउंडेशन किस कमीशन के बेसिस के, किस कमीशन के रिकमेंडेशन पे हुई थी, तो वो राधा कृष्णन कमीशन ही था, जिसको पहले क्या बोला जाता था, यूनिवर्सिटी, मतलब पहले क्या बोला जाता था, आज भी यही बोलते हैं, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। ईयर है 1948 टू 1949। फर्स्ट ऐसा कमीशन था जो एजुकेशन के ऊपर बेस्ड था इन इंडिपेंडेंट इंडिया, यानी कि 1947 के बाद में बात कर रहे हैं। ईयर क्या है, 1948 टू 49। मेन फोकस कहाँ पे था कि जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन था उसका मेन फोकस कहाँ पे था, एक एग्रीकल्चर, कॉमर्स, एजुकेशन, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी, ये कुछ कॉमन कंसर्न्स थे जिनके ऊपर फोकस था हमारे राधा कृष्णन कमीशन का। यूनिवर्सिटी डिग्री को एसेंशियल नहीं कंसीडर किया जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए, ये भी किसकी रिकमेंडेशन थी, दैट इज़ ऑफ द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन या फिर राधा कृष्णन कमीशन। और हायर एजुकेशन के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे, एक तो जनरल एजुकेशन रहेगी, लिबरल रहेगी, साथ में ऑक्यूपेशनल रहेगी जो जॉब भी दे आपको आगे चल के, और रूरल यूनिवर्सिटीज़ एस्टेब्लिश करने का प्रोविज़न भी इसके अंदर इंक्लूडेड था। यूनिवर्सिटी एजुकेशन को कॉन्करेंट लिस्ट में रखा जाए। अब सुनो, कॉन्करेंट लिस्ट जो है ये आती है हमारे पॉलिटी के शेड्यूल नंबर 7 के अंदर, जहाँ पे हम पढ़ते हैं फेडरल स्ट्रक्चर। फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब है पावर्स को 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। एक उसमें आपको सेंटर लिस्ट मिलेगी, एक स्टेट लिस्ट मिलेगी और तीसरी मिलेगी कॉन्करेंट। तो कॉन्करेंट में जो भी चीज़ें आती हैं उसमें मेन सेंटर का रोल रहता है और स्टेट का भी रहता है, तो दोनों मिलके काम करते हैं, पर जो मेन हैंड रहता है वो सेंटर का रहता है। तो कॉन्करेंट लिस्ट में रिकमेंडेशन दी गई थी, अभी एजुकेशन ऐड नहीं हुआ कॉन्करेंट लिस्ट में, जस्ट रिकमेंडेशन वाज गिवन कि एजुकेशन जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट में ऐड होना चाहिए। इसके अलावा जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन 1956 के अंदर सेटअप किया गया, ताकि जो यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, फाइनेंस रिलेटेड यानी कि फंड स्ट्रक्चर है, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे वो सब इसमें मेंशन था। तो एक बार रिवाइज कर लो दोबारा से, राधा कृष्णन कमीशन जिसको हम यूनिवर्सिटी ग्रांट यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन भी बोलते हैं, 1948 टू 49 का टाइम पीरियड है। मेन फोकस किया एग्रीकल्चर, कॉमर्स, एजुकेशन, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर। यूनिवर्सिटी डिग्री एसेंशियल नहीं होगी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए। ऑब्जेक्टिव 3 चीज़ों के ऊपर थे, जनरल एजुकेशन रहेगी, लिबरल रहेगी और ऑक्यूपेशनल रहेगी। रूरल यूनिवर्सिटीज़ ओपन करी जाएंगी और जो एजुकेशन है उसको, यूनिवर्सिटी एजुकेशन को हम कॉन्करेंट लिस्ट में रखेंगे। और यूईसी से आया यूजीसी 1956 के अंदर। इसके बाद एक और कमीशन आता है विच केम इन 1964। 1964 में कौन सा कमीशन आया, नाम था कोठारी कमीशन। डू रिमेंबर, कोठारी कमीशन आया हमारा 1964 के अंदर। ईयर है 1964, कमीशन का नाम है कोठारी कमीशन। इसमें जो मेन अटेंशन दी गई वो दी गई लड़कियों की एजुकेशन पे, बच्चों की एजुकेशन और फिज़िकली जो चैलेंज थे, डिसेबल लोग थे, स्पेशली एबल्ड भी जिनको हम बोलते हैं, उनके ऊपर, और बैकवर्ड क्लासेस, इनकी क्लास, मतलब यू कैन से मेल्स को अगर साइडलाइन कर दे, बाकी सभी के ऊपर फोकस किया कोठारी कमीशन ने। इन्होंने बोला कि जो सेकेंडरी एजुकेशन है वो वोकेशनल होनी चाहिए, ठीक है, ऑप्शनल कर दिया, और वर्क एक्सपीरियंस की डेवलपमेंट की जाए और साइंस एजुकेशन पे फोकस किया जाए। थोड़े और एफर्ट डाले गए एजुकेशन में। तो जो लीडर थे फ्रीडम मूवमेंट के अंदर, इन्होंने बना दिया नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन। ये बनाया था 1906 में। रविंद्रनाथ टैगोर ने एस्टेब्लिश किया था विश्व भारती यूनिवर्सिटी, शांति निकेतन में है जो बंगाल में। काशी विद्यापीठ ये बनारस में है। गुजरात विद्यापीठ ये अहमदाबाद में है। जामिया मिलिया इस्लामिया ये आपके सारे किस टाइम पे बन रहे हैं, तो जो इंडिजिनस एफर्ट थे, इंडियंस ने ब्रिटिशर्स काल में जो बनाए थे। एंड नई तलीम स्कीम ये गांधी जी ने स्टार्ट करी थी। इनका मेन फोकस था सेल्फ रिलायंस ऑफ स्टूडेंट,
आत्मनिर्भरता के ऊपर मेन फोकस था। तो ये एक कोठारी कमीशन जो था मेनली इन्होंने फोकस किसके ऊपर किया, जो डिसेबल लोग हैं, विमेन की एजुकेशन, चिल्ड्रन की एजुकेशन, और जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, डाउन ट्रॉडन लोग हैं सोसाइटी के अंदर, उनके ऊपर मेन फोकस किया। वर्क एक्सपीरियंस की डेवलपमेंट बोली, साइंस एजुकेशन होनी चाहिए। इससे पहले क्या क्या एफर्ट दिए गए थे, तो नेशनल काउंसिल ऑन एजुकेशन ये 1906 में एस्टेब्लिश कर दिया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने विश्व भारती यूनिवर्सिटी को शांति निकेतन विच इज़ लोकेटेड इन बंगाल सेटअप कर दिया गया। काशी विद्यापीठ बनारस में आ गई, और गुजरात विद्यापीठ इन अहमदाबाद, जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली, तो ये सारे इस टाइम पीरियड में एस्टेब्लिश कर दिए गए। नई तालीम स्कीम जो थी, यानी कि न्यू प्रोसीजर की जो स्कीम थी, वो गांधी जी ने फोकस करी थी कि जो स्टूडेंट्स हैं दे मस्ट बी आत्मनिर्भर, यानी कि सेल्फ रिलायंट होने चाहिए। जब हमने चैप्टर नंबर 13 की हेडिंग देखी थी, तो वहाँ पे एक और था, दैट इज़ डेवलपमेंट ऑफ प्रेस की डेवलपमेंट कैसे कैसे हुई। अच्छा, एजुकेशन का यहीं पे भी बाइंड अप करते हैं। और एक और है आपका, दैट इज़ अबाउट द जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आती है 2020 की, इसके ऊपर मैं सेपरेट लेक्चर ले लूँगी, ठीक है। 1968 और 1986 के जो एजुकेशन कमीशन थे उन्हीं में पढ़ लेंगे, नेशनल एजुकेशन कमीशन, तो उसको देख लेना एक बार, ठीक है। वो करंट अफेयर से ज़्यादा एसोसिएटेड मिलेगा आपको। ओके, नाउ वी विल फोकस ऑन डेवलपमेंट ऑफ प्रेस कैसे डेवलप हुई। तो इंडिया के अंदर प्रेस को इंट्रोड्यूस किया था पोर्टुगीज़ ने 16th सेंचुरी। तो जो प्रेस के अंदर कंट्रीब्यूशन है पोर्टुगीज़ का आपको मिलेगा। इन्होंने तो अपनी रिलीजियस बुक्स को छपाना था, खैर पोर्टुगीज़ ने स्टार्ट की थी, पर 16th सेंचुरी में प्रिंटिंग प्रेस पहली जो सेटअप करी गई थी वो गोवा के अंदर थी। और आपको पता है कि ये 1960s के बाद गए हैं, ठीक है। 1961 ऑपरेशन विजय यहाँ पे कंडक्ट किया गया, तब जाके यहाँ से गए थे, तो काफ़ी टाइम के बाद गए हैं। और जो फर्स्ट बुक पब्लिश हुई थी 1557 में, वो थी जेसूट्स ऑफ गोवा जो थी, दिस वाज द फर्स्ट बुक जो इंडिया के अंदर प्रिंट हुई थी। जेम्स अगस्टस हिक्की, इन्होंने पहला न्यूज़पेपर बंगाल गैजेट पब्लिश किया था। जेम्स अगस्टस हिक्की ही पब्लिश द फर्स्ट न्यूज़पेपर बंगाल गैजेट। प्रेस आ चुकी है ना, तो अब न्यूज़पेपर भी आ रहे हैं 1780 के अंदर। ग्रेजुअली और भी बहुत सारे धीरे धीरे और भी न्यूज़पेपर आने लगे, जैसे द बॉम्बे हेराल्ड, कैलकाटा क्रॉनिकल, मद्रास कुरियर, तो ये न्यूज़पेपर भी आने लगे विद टाइम। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ट्राई किया कि प्रेस को हम रेगुलेट करें, ताकि गवर्नमेंट इन यूरोप को वहाँ पे मैसेज दिए जा सके सॉरी। तो प्रेस का अब काफ़ी एडवांसमेंट हो रहा है। इंडियन प्रेस की लिबरेशन की बात चल पड़ी। मेटकाफे एक्ट भी जिसको बोलते हैं, तो चार्ल्स मेटकाफे का नाम सुना जाएगा प्रेस के साथ, चार्ल्स मेटकाफे। तो जो लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट थी 1823 की, उसको रिपील कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया इन 1835। और जो लिबरेटर थे इंडियन प्रेस के, उनको और ज़्यादा पेट्रोनेज दिया गया। इनके हिसाब से ये जो एक्ट थी, लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1823, तो पब्लिशर जो हुआ करते थे वो सिर्फ अपना कंटेंट डिक्लेयर कर सकते थे। कोई ऐसी जो जनता को भड़का दे स्टेटमेंट्स, वैसे इनको पब्लिश करना अलाउ नहीं था। और गवर्नमेंट की अनड्यू इंटरफेरेंस, उसको भी बंद कर दिया गया पब्लिकेशन के अंदर। और जो पब्लिशर्स थे, दे वर रिक्वायर्ड टू इशू अ डिक्लेरेशन इन ऑर्डर टू सीज फंक्शनिंग, और डिक्लेरेशन देनी पड़ती थी अगर किसी की फंक्शनिंग बंद करनी है। इसके अलावा लिटरेरी डेवलपमेंट क्या क्या हुई इंडिया के अंदर, तो कॉलोनियल एरा में हम बड़ा सारा लिटरेचर भी पढ़ते हैं। अगर आपने आर्ट एंड कल्चर के लेक्चर नहीं देखे हैं, तो वहाँ पे देख लेना, मॉडर्न पीरियड के कौन कौन से लिटरेचर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो सब पढ़ाए हुए हैं वहाँ पे। तो लिटरेरी राइटिंग्स आती हैं, न्यू फॉर्म ऑफ लिटरेरी राइटिंग, जैसे नॉवेल्स आने लगे, शॉर्ट स्टोरीज आई, एसेज, निबंध आए, ड्रामाज आए, तो ये इंडिया के अंदर अब डेवलप होने लगे। कुछ प्रोमिनेंट राइटर्स भी आपको इंडिया के अंदर मिलेंगे, मुंशी प्रेमचंद जी, सुब्रमण्य भारती, हिंदू पढ़ते हो ना, द हिंदू, सुब्रमण्य, और बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, ये कुछ प्रोमिनेंट राइटर्स इमर्ज होके आए इंडिया के अंदर। इवन दीनबंधु मित्र, इन्होंने तो एक प्ले भी लिखा था, याद करो, नील दर्पण, इंडिगो की वजह से कैसे फार्मर्स को एक्सप्लॉइट किया जा रहा था बाय ब्रिटिशर्स, तो ये तो हम पढ़ चुके, 1860 में ये भी बना था। एंड इंडिगो कल्टिवेटर्स के जो फार्मर्स थे, पीजेंट्स थे, उनको कैसे ब्रिटिशर्स एक्सप्लॉइट कर रहे थे, तो ये सारा मेंशन था नील दर्पण के अंदर, विच वाज रिटन बाय दीनबंधु मित्र। अब जो लिटरेचर राइटिंग्स थी वो कहीं ना कहीं माइथोलॉजी को रिप्लेस कर चुकी हैं, रिलीजन को रिप्लेस कर चुकी हैं, और नेशनलिज्म की भावनाएं आ रही हैं। इवन हम पेंटिंग्स वाला जो चैप्टर पढ़ा है हमने, उसमें भी हमने ये चीज़ डिस्कस करी है, आर्ट एंड कल्चर की आई एम टॉकिंग अबाउट, कि नेशनलिज्म से रिलेटेड पेंटिंग्स आने लगी थी।
पहले जहाँ पे आप देखोगे भगवान वगैरह की इमेजेस बनाई जा रही हैं, ठीक है, रिलीजियस सिंबल्स बनाए जा रहे हैं, अब आप देखोगे कि नेशनलिज्म के ऊपर ज़्यादा एम्फेसाइज किया जाएगा। सॉरी। ओके, अब इम्पॉर्टेंट नॉवेलिस्ट कौन कौन थे और इनकी क्या क्या इंपॉर्टेंट राइटिंग्स थी वो भी आपको पता होनी चाहिए। जैसे बीसी चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी, आनंद मठ, ठीक है, जिसके अंदर हमें क्या मिला, सॉन्ग दैट इज़ वंदे मातरम। बंकिम चंद्र चटर्जी है नाम, नॉवेलिस्ट का नाम, एंड इनकी जो इम्पॉर्टेंट राइटिंग है वो आ जाएगी आनंद मठ। इसके अंदर से ही हमें कौन सा नेशनल सॉन्ग मिलता है हमारा, दैट इज़ वंदे मातरम। नेशनल एंथम के लिए रविंद्रनाथ टैगोर जी का नाम आएगा, पर अगर बंकिम चंद्र चटर्जी देखोगे तो वंदे मातरम के कॉन्टेक्स्ट में नाम आएगा, विच इज़ आवर नेशनल सॉन्ग। इसके अलावा माइकल मधुसूदन दत्ता, मेघानंद बड़ काव्य, तो दिस वॉज रिटन बाय माइकल मधुसूदन दत्ता, मेघानंद बड़ काव्य। उसके अलावा विभूति भूषण बंदोपाध्याय, ये पथेर पंचाली, ही रोड पथेर पंचाली, विभूति भूषण बंदोपाध्याय, तो दिस वॉज रिटन बाय ही रोड पथेर पंचाली। रविंद्रनाथ टैगोर गोरा घारे बैरे, तो ही रोट गोरा गहरे बैरे, घेरे बैरे। एंड मुंशी प्रेमचंद की राइटिंग्स गोदान और रंगभूमि रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। गोपीनाथ प्रजा, उड़िया लैंग्वेज में ये लिखा था, उड़िया को भी इवन उड़िया जो है इट इज़ ऑल्सो योर क्लासिकल लैंग्वेज। पन्ना लाल पटेल, इन्होंने लिखा था मलेला जीव, गुजराती लैंग्वेज में। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, श्रीकांत देवदास। तो ये कुछ बुक्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अब सुनो, ये बुक्स जो हैं एकदम से तो आपको याद नहीं होगी, टेलीग्राम पे मैं आपके लिए एक टेस्ट बना दूंगी इसका, MCQ टाइप का। 3 बुक्स हम लर्न कर लेंगे, ठीक है। जैसे पहले हम बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में पढ़ लेंगे, रविंद्रनाथ टैगोर की कौन कौन सी बुक्स थी उनके बारे में पढ़ लेंगे, माइकल की कौन सी बुक थी वो देख लेंगे। आपने वो अटेम्प्ट करने हैं क्वेश्चन, उससे आपको ज़्यादा बेटर तरीके से याद रहेगा। अभी मैं बार बार अगर बोल भी दूंगी तो देर इज़ नो श्योरिटी आपको अभी याद हो जाए। बंकिम चंद्र चटर्जी का मे भी आपको नॉवेल याद हो जाए, दैट इज़ आनंद मठ, वो ईजी वाला है इस वजह से बोल रही हूँ। एंड दूसरा वंदे मातरम से नाम एसोसिएटेड है तो आपको ये थोड़ा सा फेमिलियर सा लगेगा। बाकी माइकल मधुसूदन दत्ता के बारे में बात करें तो इन्होंने लिखा था मेघानंद बद्ध काव्य, तो मे भी ये थोड़ा सा आपको न्यू लगे क्योंकि हमने ये नाम ज़्यादातर नहीं पढ़ा। एंड विभूति भूषण बंदोपाध्याय हम काफ़ी सुनते हैं, न्यूज़ में भी आते हैं। पथेर पंचाली, रविंद्रनाथ टैगोर गोरा घेरे बैरे। मुंशी प्रेमचंद गोदान और रंगभूमि रहेगा। गोपीनाथ प्रजा, उड़िया लैंग्वेज में। एंड पन्ना लाल पटेल मलेला जीव, गुजराती। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, ये श्रीकांत देवदास। तो बुक्स जो हैं ज़रूर टेलीग्राम ज्वाइन कर लें और वहाँ पे हम इसके MCQs लगा लेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं, इनको देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए इतना ही। इफ़ यू लाइक द वीडियो, टू लाइक एंड शेयर एज वेल एज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, कीप स्टडीइंग एंड कीप वॉचिंग।